वो स्त्री कौन थी? हम आ चुके हैं एक और नई कहानी के साथ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सितंबर का महीना था। वो अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी सी लहरें आ रही थी। आकाश में कभी कभी बिजली भी चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेतों में खाट पर सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज़्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब और ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ भी थे। आम के पेड़ की आवाज़ से भी काफ़ी डरावना समय लग रहा था। अचानक खेतों में बंधी भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंस ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण भैंस यह सब कर रहे हैं, या इसलिए उन्होंने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नज़र उनके खाट पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी खाट पर बैठी है। यह देखकर उनके शरीर डर के मारे कांपने लगी। उसी वक्त आकाश में बिजली की तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में से एक घास निकाली और आग को और ज़्यादा बढ़ावा दी। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही बूम लगाई, कौन है? पर सामने से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसकी वजह से काका अब और भी ज़्यादा चिंतित हो गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। काका खड़े हो गए। इसलिए महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। चाचा ने बहुत ही हिम्मत से आगे के काम करने की सोची, परंतु डर के मारे उनकी हालत एकदम बेकार हो चुकी थी। उनका पूरा शरीर काँप रहा था। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। वो डर के मारे आवाज़ भी नहीं निकाल पा रहे थे। चाचा ने बहुत कोशिश की कि वह आवाज़ लगाए, कौन है, पर वो बोल नहीं सके। फिर चाचा ने बहुत हिम्मत करके एक बड़ी सी लकड़ी हाथ में ली और बोली, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरीके से डर के मारे काँप रहे थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से की आवाज़ करने लगी, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और कहा, यहाँ से जाओ, वरना यह लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना बोलते ही महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने भी आवाज़ उठाई, अब तू मुझे मेरे ही घर के बाहर निकालिएगा। यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा घर है, मैं यहाँ सालों से रह रहा हूँ, तुम मुझे यहाँ से नहीं हटा सकते हो। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ, उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी है। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत कौन है। अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और बिगड़ाई रूप में क्यों है? अचानक, अरे यह तो ज्योति है। हाँ, यह वही ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं ज्योति के साथ ही खेत में चारा काटने का काम करता था। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। यह ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 वर्ष की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चे की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाली से दूसरे डाली पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाली पर बैठी थी वह टूट गया और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर
बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुका था। ज्योति की मौत हो गई थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाकर रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारा गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वह ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा, जब ज्योति की मौत हुई थी तब वह एक बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझ के दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत थी। इसलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहां दफनाया गया था वहां से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी उसके पास जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आकर कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज दिन तक भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति दे दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। यह कहानी आप सभी को कैसे लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आ चुके हैं हम अब दूसरी कहानी की तरफ। मेरी सौतन की आत्मा। अनामिका शर्मा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 वर्ष बाद मैं ही उसको तलाक दे गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में रहती है। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती है, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। वैसे तो मेरे पति बहुत ही अच्छे ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो वह एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके गुस्से की वजह उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पत्नी सो रहे थे। वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और नींद में ही बोल रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो। जो भी हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यह सब सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हो गई है, आप नींद में किससे बातें कर रहे हैं। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की, कुछ भी बोले बिना ही सो गए। मैंने फिर से वही सवाल दोहराया। उस समय वो गुस्से में आके मुझे एक जोरदार चाटा लगा दिया। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। उसी रात को मैंने तय कर दिया कि मैं इस रहस्य को जान के ही रहूँगी। दूसरे दिन मैंने अपने सास से उसके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट गई थी। सगाई टूटने के कारण लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को हैरान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। यही सब बात हमने आपसे छुपाई। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने छुट्टा लेने का फैसला किया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपा कर रखना, धोखा देना यह सही नहीं था। एक रात को करीब रात के 2 बजे मुझे जगाकर बोले, तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से हो गई थी। मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे जैसे कोई पराया व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि अगर मैं इस समय विरोध करूँगी तो वो मेरे साथ मारपीट करेंगे, जिसकी वजह से
मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया और ड्राइंग रूम में आ गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए मैं यह सोच रहा था कि मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। उसी समय बेडरूम से किसी की बातें करने की आवाज़ आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे काँप रहा था, क्योंकि मेरे कमरे में पति के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। मैं तुरंत कमरे से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रहे थे और पास में खड़े एक परछाई से बात कर रहे थे। यह सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगा। मैंने तुरंत ही सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और सारी बातों से फिर से उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के यहाँ चली गई और सारी सच्चाई बता दी। मेरे पिताजी एक साधु को वहाँ लेकर गए। मैंने उनको भी सारी बातें बता दी। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर कहा, जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई वो तुम्हारे पति और घर वालों के कारण मरी है, और वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सबसे बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पे कब्जा कर रखा है और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने छुट्टा छेड़ा लेने के लिए कागजात तैयार किया और मेरी खुशनसीबी है कि मैं उन्हें तलाक देकर जिंदा और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनकी पहले की मंगेतर मेरी जान भी ले सकती थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।